आप लोग इतनी खूबसूरत लग रही हैं, इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ देखने को मिल रही हैं एंड आई ऑल्सो हर्ड देयर कॉन्वर्सेशन अबाउट साड़ीज. सो हाउ वाज इट लाइक वर्किंग ऑन द सेट? इट्स वन ऑफ दोज रेयर इंस्टेंसेस वेयर आई एम इंटरव्यूइंग ऑल वुमेन टीम. तो सेट पर भी आप लोग ज़्यादातर महिलाएं थे, तो कैसा था सेट पे? व्हाट वाज द कॉन्वर्सेशन लाइक? एंड ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जब सेट पर होती हैं तो किस तरह का माहौल था? I think I did not enjoy as much as they did क्योंकि मेरे पास और भी duties थे. But as much I could interact with them. I think complete कहते हैं ना मस्ती. हम लोग the way जो भी हमारी बातें होती थी, चाहे वो अपने personal experiences करने, किसकी शादी कैसे हुई, कब बच्चे हुए, और लव स्टोरीज हो गई, या समिता जी बहुत अच्छी स्टोरी टेलर भी हैं. तो मुझे अभी भी याद है क्योंकि मेरे पास तो ये लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के, इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, आते थे प्रोडक्शन वाले. तो इन्होंने मुझे कहा था एक कहानी आपको सुनानी है, लेकिन मुझे 45 मिनट चाहिए. मुझे अभी तक याद है. मैं सोची थी आज के मेरे पास 45 मिनट है. तो मैंने कहा कुछ शॉर्ट में, संक्षिप्त में वो हो सकती है. नहीं. उसकी पूरी जो है, पूरा जो उसकी जो आर्क है, उसके लिए मुझे 45 मिनट चाहिए. तो इन लोगों ने सुनी वो कहानी, मैंने आज तक नहीं सुनी. तो मुझे याद है वो, लेकिन हमारी वो जो है कहानी. तो इस तरह से काफ़ी हाउ गर्ल्स आर, women आर. हम लोग के पास बात करने के लिए हम लोग wide range of subjects, especially because they are all very opinionated women, very mentally stimulated sort of women, so चाहे वो हम politics की बातें करते हों, चाहे वो, and they are very inquisitive, curious, चाहे वो हम art की बातें करते हो, food, cooking, children, love affairs, हर तरह के, how it is. Yeah. तो लव अफेयर की जब बात निकली है यहाँ पर, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि उसमें कोई रेवोल्यूशन वगैरह कुछ ऐसा नया हुआ सेट पर जो कि आप लोगों के लिए शॉकिंग था, या कुछ इस तरह की? किसी का भी. आई डोंट वांट टू. नो हम कुछ नहीं है. लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब अभी तक इनसे मिला नहीं है. जैसे मैं इनसे पूछ रही हूँ कि आप शादी कब करने वाले हो, लेकिन ये जवाब ही नहीं दे रही है. अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दे रहा है. अभी तक नहीं दिला है कि शादी कब करने वाले हो आप. नेशन वांट्स टू नो. या ये तो खुद के आपको तो काम कुछ कर रहे हैं, रहा ही नहीं फिर तो. बताइए. अभी तो नहीं, लेकिन लग रही है सच में. नहीं, लेकिन फिर भी नहीं बनाना चाहिए. नहीं, हमारी जो बातें थी वो इट इज़ नॉट अबाउट कि कौन क्या कर रहा है लाइफ में. जस्ट जनरली टॉकिंग अबाउट व्हाट हम लोग के क्या लाइफ को लेकर किस तरह के एक्सपीरियंसेस हैं. हाँ, बट समिता जी ढूंढ रही है मेरे लिए रिश्ता. हाँ, लड़के दे, वो नहीं होती वो आपकी बहन जो हमेशा आपके लिए अच्छी सुंदर महिला और इतनी अच्छे विचारों वाली महिला, शादी क्यों नहीं, मतलब शादी बहुत सुंदर अच्छे विचारों वाली महिला शादी होनी चाहिए. ये this is something that we have been seeing in the last 10 years. Women who are very who have done so well in life and they think a lot before settling down marriage. मतलब ये पूरा एक देख रहे हैं पिछले 10 साल से. ये आप लोगों ने भी आसपास, आप लोग तो आप शादीशुदा हैं. But having said that, I mean all of them are married and 2 of them have children also. Having said that, I would say कि हर एक की अपनी जर्नी होती है. अब जैसे गिरिजा जी हैं, she was a very young mother. Like it is almost tragic for somebody to be a mother at that age. Like ये parties, हम वही बातें parties पे लेके जाते थे अपने बेबी को, while so हर एक महिला की एक अपनी जर्नी होती है. In my case, इन्होंने मुझे पहले भी क्वेश्चन पूछा था. उस टाइम में मैंने कहा था I'm a believer of इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. ऐसा नहीं है कि मैं उसमें विश्वास नहीं करती हूँ, मगर आई हैव टू एडमिट दैट ग्रोइंग अप और फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई वुड से कि मैरिज कभी भी मेरा प्रायोरिटी नहीं था. हमेशा करियर मेरा प्रायोरिटी था. जब हम लोग छोटे भी थे, आई रिमेंबर बचपन में भी, तो मेरी सारी कज़िन्स जब हम लोग साथ में थे, फेस पैक लगाना, वो सभी बच्चे जब मिलते हैं तो मैं सबको पूछती थी तुमको क्या बनना है, तुमको क्या बनना है, तुमको क्या बनना है. सब कहते थे, कोई कहता मुझे शादी करनी है. तो आई यूज्ड टू बी हॉरिफाइड बाय दैट आंसर. इवन एज अ 8-year-old आई यूज टू बी हॉरिफाइड कि बस शादी करनी है और कुछ नहीं करना. सो आई यूज टू जज बिग टाइम, तो कि तो आई मुझे, मेरे लिए करियर ही बहुत ज़रूरी था.
मेरे पेरेंट्स भी कहते थे कि तुमको क्यों, जब भी मैं लाइक, क्योंकि मुझे सक्सेस बहुत लेट मिला लाइफ में। जब मैं 16-17 साल में मैंने शुरू किया था, फिर जब मुझे सक्सेस मिला, आई वॉज ऑलरेडी लाइक आई थिंक 29 टचिंग 30 बाय द टाइम तनु मनु एंड ऑल दोज फिल्म्स केम, क्वीन एंड ऑल। तो फिर उसके बाद आई वुड करनी चाहिए। तो मेरे पेरेंट्स कहते थे ये कैसी सोच है लड़कियों की, तो ऐसी सोच होती नहीं है। मुझे लगता था कि ऐसा ना हो कि मैं कहीं ग्रो करूं और मेरे साथ जो हों वो ग्रो ना कर पाएँ इतना। ऐसा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था मेरे अंदर, मुझे हमेशा ये फील हुई कि मुझे ज़िंदगी में मेरी एक बहुत ही एक ड्रास्टिक आर्क होगी, और जो कि हुई। और मुझे चाहे मेरे ओपिनियंस हों, चाहे मेरी लाइक्स डिसलाइक्स हो, वो सब चेंज हुआ है। फिर उसके बाद में कुछ ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशंस रहे, फिर अपना अपना लाइक आई सेड बट एनीवे लाइक आई सेड कि सुमिता जी मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं और बहुत ही जल्दी आपको जो है इंडिया ने बीच में आपकी शादी करवा दी थी। यस वायरल हो गया। हाँ, एक्चुअली विद मंगलसूत्र एंड सब आपकी शादी हो ही गई थी उस दिन तो। यस, नाउ टॉकिंग अबाउट द फिल्म, दिस इज बेस्ड ऑन 26/11 में से एक जो उसका पन्ना है, उस पर ये पूरी की पूरी फिल्म बेस्ड है। एवरीवन दे हैव देयर ओन स्टोरी उस रात की। मैं एक एक करके जानना चाहूँगी आप लोगों से कि क्या था उस रात और उसके अराउंड जो अगले 3-4 दिन रहे थे, दैट इमोशन, दैट फीलिंग, और आप लोग की कोई एक मेमोरी उससे जुड़ी हुई जिसने बिल्कुल आपको, मतलब वो सीन या वो विजुअल जिसने आपको बिल्कुल झकझोर कर रख दिया था। मैंने ट्रेलर लॉन्च के दिन भी ये कहा था कि मैं एक फ़िल्म के प्रीमियर पे थी और वहाँ पे अचानक सबके फ़ोन बजने लगे और एक समय पे फ़िल्म बंद करनी पड़ी, क्योंकि मतलब सब जान चुके थे कि कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। फिर हम फ़िल्म में जो सारे लोग थे वो सब बाहर आ गए। फिर ये बातें होने लगी कि यहाँ से बाहर निकलना है, यहाँ सेफ़ है नहीं है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो कुछ टुकड़ों में लोग बाहर निकलने लगे और फिर हम एक दोस्त के घर इकट्ठे हुए और फिर हमने लगभग पूरी रात वहीं गुजारी, उन्हीं के घर पे। तो हमारे उस दोस्त के माँ पापा ने हम सबको अपने घर में रखा और इतने सारे लोगों को खाना खिलाया। और तो वो रात वैसे बीती। हम सब न्यूज़ देख रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। उस वक्त मैं अपने पति से मिली नहीं थी, हमारी कोई जान पहचान नहीं थी। लेकिन अब मैं जानती हूँ कि उस दिन मेरे जो पति हैं अब, वो लियोपोल्ड जाने वाले थे अपने दोस्तों के साथ, और बस आखिरी समय पे उनका प्लान चेंज हुआ। तो लिटरली वो एक स्टेशन का प्लेटफॉर्म क्रॉस करके दूसरे स्टेशन, मतलब दूसरी तरफ आए और उन्होंने ऑपोजिट साइड की ट्रेन पकड़ी। अदरवाइज़ वो चर्च गेट की तरफ की ट्रेन पकड़ने वाले थे। तो शायद वो स्टेशन के आसपास या लियोपोल्ड के आसपास होते बिल्कुल उसी समय। तो ये मुझे अब पता है। इसके अलावा मेरे लिए फ़िल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा है। तो इस फिल्म में जो कसाब का रोल करते हैं, उनसे हमने बहुत सारी बातें, मुलाकातें की नहीं थी। टेबल रीड से ही हमारे डायरेक्टर ने बहुत स्पेसिफिकली उनको हमसे दूर रखा था, ताकि वो हम में से एक हमें ना लगे। इसके पीछे उनके अपने कारण थे और आपको कहानी सुनकर पता चलेगा कि वो कितना इफ़ेक्टिव था। तो जब मेरा पहला सीन ऐसा था जिसमें बस बिल्कुल वो फ्रेम में दिखते हैं और मैं भागती हूँ वहाँ से, तब मैंने पहली बार उनको उस गेटअप में देखा। तो अब हम सब ने वो जो एक CST स्टेशन का फ़ोटोग्राफ है, जो कसाब का फ़ोटोग्राफ है, जो हर न्यूज़ चैनल पे चलाया गया था, वो छप गया हमारी मेमोरी में। ये वो बैग पकड़ा हुआ, बंदूकधारी शर्ट ऊपर, वो पूरा विजुअल हमें याद है। तो बिल्कुल वैसे से ही उनका गेटअप था और वो जैसे ही मुझे दिखे, मेरी धड़कनें रुक गई 2 सेकंड के लिए, क्योंकि वो इतनी छपी हुई छवि है ना हमारे दिमागों पर। तो और वो सारी मेमोरीज़ वापस आ गई जो उस वक्त हमने विजुअल्स देखे थे। तो ये फिल्म को बनाते वक्त ये हुआ। तो आई एम श्योर ऐसी सबकी बहुत अलग अलग मेमोरीज़ होंगी। मैं जैसे मुझे अभी जैसे ये फिल्म करने के बाद ये थॉट है कि हमेशा किसी घटना के ऊपर हमें क्या लगता है, हम इसको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और हम बोलते हैं। लेकिन मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई,
और जब ये घटना के ऊपर, क्योंकि ये सिर्फ 26/11 की घटना के ऊपर फिल्म नहीं है, ये ऐसी नर्सेस हैं जिनका प्री और पोस्ट इस घटना के बाद, और जो सच में एक कमाल का जर्नी है जो फिल्म में दिखाई देगा कि द वे दे उस सारे सिचुएशन में जिस हिसाब से खड़ी रही और घटना होने के बाद कैसे जीवन में कितने धैर्य के साथ वो मूव ऑन हो गई, वो बहुत ही एक अद्भुत लेयरिंग है फिल्म में, आपको समझ में आएगा। तो जब इस स्क्रिप्ट का एज एन एक्टर आप स्टडी करते हो तब आप ऐसे सोचते हो ना कि आप कैरेक्टर का क्या होगा, इसका हिस्ट्री क्या होगा, ये इस कैरेक्टर का अभ्यास जब करने जाओ तब ऐसे सोचता है कि इस कैरेक्टर ने कभी सोचा होगा जीवन में हम लोग पैसों की तंगी रहेगी ये सोचेंगे, किसी करीबी की डेथ हो गई तो उसका दुख कैसे होगा ये इसका इन नर्सों ने कभी भी जीवन में नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ आएगा जिसके हम कुछ हिस्सा ही नहीं। जिस हॉस्पिटल में हम औरतें, प्रेग्नेंट औरतें और बच्चों का ख्याल रखते हैं, वहाँ पे हमें ये जिम्मेदारी आएगी तो ये कैसे रिलेट करें। और जब उस प्रोसेस में चले गए ना तब समझ में आया कि ये कितना भयंकर है और ये कितना, और सच में जिन नर्सेस ने उस वक्त ये किया होगा वो बहुत ही मतलब कोई भी नहीं सोच सकता उसका। मैं 11वीं में थी, मैं कॉलेज की रिहर्सल्स नाटक की ख़त्म करके डोंबिवली में रहती थी, तो मुंबई से मैं कॉलेज ख़त्म करके डोंबिवली में पहुंची और घर में मैंने न्यूज़ में ये सब देखा था। पर जैसे गिरिजा ने कहा, अ सिमिलर एक्सपीरियंस, मेरा एक भी सीन नहीं था उनके साथ क्योंकि मैं लेबर वार्ड में रहती हूँ। तो पूरी फिल्म की शूट होने के बाद फ़ोटोशूट के लिए हम बैठे थे और तभी तो मैं कैरेक्टर में भी नहीं थी, मैं ऐसे ही बैठी थी कि 2-3 लोगों के बाद मेरा फ़ोटोशूट होने वाला है। और मैंने ऐसे देखा और जैसे गिरिजा ने कहा वैसे ही हुआ कि वो खड़ा था फ़ोटोशूट के लिए, वो भी, और वो इमेजेस जो सीसीटीवी इमेजेस CST की हमने देखी थी, ऑल ऑफ दैट केम बैक एंड बहुत डरावना था। और तभी वो नर्सेस ने वो सब जैसे हैंडल किया, आई थिंक इट्स व्हाट दे डिड वाज ह्यूमैनिटी टू इट्स कोर। हम ह्यूमैनिटी बहुत सरफेस पे देखते हैं, पर ये उनके जॉब के बहुत बियॉन्ड था जो उन्होंने किया। नोबडी वाज गोइंग टू ब्लेम देम इफ दे वुडंट हैव डन इट। तो घर पे बैठ के एक चीज़ देखना और फिर एज एन एक्टर यू गेट द प्रिविलेज टू एक्चुअली लिव इट, आई थिंक वेरी वेरी डिफरेंट। So apart from the story of 2611 जो उसका एक चैप्टर है, this is also a story of women who have their personal journey। घर पर कैसे उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती है, जो आपने बोला कि प्री एंड पोस्ट, उसकी कहानी है। बट आई वांट टू टॉक स्पेसिफिकली अबाउट नर्सेज, क्योंकि उसमें एक सीन है जहाँ मैं बोल रहा है कि डॉक्टर को बुलाओ। तो ये हर इंसान के दिमाग में जब भी जो भी हॉस्पिटल जाता है, फेस करता है, तो उनके ऊपर ट्रस्ट हो रहता है कि इज शी डूइंग राइट। एंड जबकि वो लोग इतना मेहनत करती हैं, 12 आवर्स की शिफ्ट होती है जहाँ तक हमें पता है। डू यू थिंक कि ये जो इतना ज़्यादा हार्डवर्क है नर्सेस का, और दे आर वेरी अंडर पेड, क्योंकि आप देश सेवा करती हैं, आप MP हैं, आपका इसके बारे में क्या मानना है? देखिए, मुझे लगता है जिस सोसाइटी में ना कोई भी काम जो है वो एक इकोनॉमिक एक्सचेंज हो जाता है ना, दैट सोसाइटी इज़ गोइंग टू बी डूम्ड, जब हम एक आजकल बातें भी चलती हैं कि लड़कियां जो हैं वो, हमारी माताएं जो हैं वो डोमेस्टिक काम, जब वो कपड़े धोती हैं तो हम 4000 बचाते हैं, जब वो खाना बनाती है तो हमारे 6000 बचते हैं। मतलब मेरे तो शरीर में करंट दौड़ता है कि आपकी किस तरह की मानसिकता है जो आप एक माता की ममता को भी पैसों के तराजू में तोल रहे हैं। एक तो सबसे पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि मॉनेटरी कॉम्पनसेशन इज़ नॉट एवरीथिंग एंड इट इज़ नॉट फॉर एवरी जॉब। चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो, जैसे मैंने आप अभी एक ट्रेन का एग्जांपल दिया, इतनी ट्रेन जाती है, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन पे चढ़ जाती है तो सारा देश सदमे में चला जाता है, कि ऐसा हो गया, हमारे साथ भी हो सकता है, हम भी ट्रेन में सफ़र करते हैं, ये कौन सी ट्रेन, अब अगली किस ट्रेन की बारी आएगी, किसकी बारी होगी, हुज़ नंबर नेक्स्ट, ऐसे करके। तो वो एक जो कर्मचारी है, तो क्या उसका जो बटन ऑन करना, ऑफ करना, किस टाइम पे करना, उस मिनट की प्रिसीजन, एक्यूरेशन, जैसे शूटिंग का शूटिंग पॉइंट होता है ना, वो उस टाइम की प्रिसीजन होती है।
वो भी इंसान है, उसके भी ह्यूमन लिमिटेशंस हैं, उससे परे जाकर ना उसको कोई जानता है ना समझता है, दिन ब दिन वो सब करते हैं। तो खैर इकोनॉमिक जो है वो इकोनॉमी तो पूरे देश की ही बढ़नी चाहिए, ग्रोथ सभी की होनी चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ा एहसान होगा कि अगर आप उनके काम को इज्जत देना शुरू करें, आप उनको जो है एक भावनात्मक दृष्टि से देखें, आप उनके काम को अगर आसान बना दें। वही उन पे कहते हैं ना कि मुझ पे एहसान करना, मुझ पे कोई एहसान मत करना। आई थिंक नर्सेस का प्ले करके एंड हाउ फियर्स दे आर, हाउ इंडिपेंडेंट दे आर एंड हाउ, मतलब दे ओनली हैव टू गिव यू। तुम उनकी सैलरी क्या 1000-1500 बढ़ाओगे, बट यही है कि एक एहसान करना, मुझ पे कोई एहसान मत करना। जैसे हम लोग अनाउंसमेंट भी करते हैं कि सारे आए, इतना शोर मचा रहे हो, चुप करो, थिंग्स लाइक दैट, टू कोऑपरेट, टू हैव योर मेडिसिन ऑन टाइम, to not unnecessarily misbehave, or help yourself to elevate yourself, they uplift your mood also. There are things that basically you should make their work simpler, and I think वही बहुत बड़ी एक एहसान होगा। So this is a story about like strong women. आप लोगों ने जो पोर्ट्रे किया है और किस तरह से इतने लोगों की जान बचाई गई है। So this is one such story, and thankfully in last few years, women have dominated and they have done such good work, including कंगना, आप और सब लोगों ने। और हमने देखा भी है कि मतलब महिलाएं जिस फिल्म में लीड कर रही हैं वो इतनी बड़ी बड़ी हिट हुई हैं, बट एट द सेम टाइम आपके इंडस्ट्री में ये भी डिबेट चलता है अबाउट ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, जो कि ज़रूरत नहीं है। और आज ही एक डायरेक्टर ने ट्वीट भी किया था, इफ़ यू हैव सीन इन द मॉर्निंग, अबाउट द पेडी डायरेक्टर, एंड इट वाज वेरी नाइस ऑफ हिम दैट ही एक्सेप्टेड कि अगर ऐसा है, लोगों को लग रहा है, तो आई विल एडिट आउट दो सीन्स। इस पर आप लोगों के क्या विचार हैं कि जो आजकल सोशल मीडिया पे डिबेट इस तरह की इरप्ट हो जाती है, लेकिन पहले इस तरह का होता था तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते थे। हैव पीपल बिकम मोर अवेयर, मोर सेंसिटिव अबाउट ऑल दीज थिंग्स? मैं इससे पहले भी एक इंटरव्यू में कह रही थी कि हम कई सालों से ये मान के चलते हैं कि जो हीरो सेंट्रिक फिल्म्स है वो डिफ़ॉल्ट फिल्म्स होती है, मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट है, और फिर विमेन लेड फिल्म्स एक अलग सी फिल्म होती है। तो हर बार इसको विमेन लेड फिल्म्स बोलना मुझे लगता है इस डिफ़ॉल्ट को अंडरलाइन करता है कि नॉर्मल सिनेमा हीरो लेड होता है और जो अलग तरह की फिल्में होती है वो विमेन लीड वाली फिल्म होती है। तो ये नज़रिया थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट सेटिंग वाला मुझे लगता है बदलना चाहिए कि फिल्में अच्छी फिल्में होती हैं, वो चाहे विमेन लीड कर रही हो या मैन लीड कर रहा हो। किसी बहुत बड़ी एंसेम्बल कास्ट की फिल्म में एक अच्छा किरदार लिखा हुआ है अगर वुमेन का या मैन का, तो वो अच्छा ही किरदार होता है। तो ये जो थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसको हमारे नज़रिए में बदलना होगा। बहुत सारा लेंस इसकी तरफ देखने का पेट्रियार्कल है, ऐसा मुझे लगता है। तो जब तक ये लेंस थोड़ा थोड़ा बदलेगा नहीं तब तक मतलब सुधार नहीं आएगा। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा अब बदलने लगा है, लोग थोड़े से ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। पहले जो चीज़ें बहुत ईजिली पास हो जाती थी, जैसे कोई स्टेटमेंट औरत के बारे में बहुत ही नॉनशलेंटली बोल दिया तो किसी को कुछ लगता भी नहीं था, क्योंकि हम सभी उसको उसी लेंस से देख रहे थे। तो अब क्योंकि ये लेंस थोड़ा सा हट रहा है हमारी आंखों के सामने से, हमें लगता है कि अरे नहीं, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये वैसा क्यों बोल रहे हैं, ये हमें समझ में आने लगा है। तो इट्स अ गुड थिंग कि ऐसा हो रहा है। अगर ये रुख हवाओं का बदले और ये एक्सट्रीम की तरफ ना जाए तो मुझे लगता है एक बहुत पॉजिटिव बदलाव आएगा। एक्सट्रीम भी नहीं होना चाहिए। आई एग्री। सो द होल थिंग अबाउट to see everything from this perspective of trolling may not be good, because I think somewhere South films have also resonated a lot with the whole of India, क्योंकि there is a regional touch to it, and आपका मिलियो क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर आप कोई मज़दूर किसी बार में जाता है जस्ट टू हैव एन ईजी नाइट आउट, अब आप सोशल मीडिया पे उसके 4 शॉट्स देख के हो हल्ला करेंगे, एंड मे बी दैट पर्सन इज़ ग्रे कैरेक्टर, तो एक अभी फिल्म कोई आई नहीं है और उसका आई डोंट नो कोई वो एक्चुअली पेडी रिलीज हुई है। I don't know. I have no idea. The extreme trolling of every subject is not good. और हमारे साथ भी ऐसा बहुत होता है जब हम लोग कुछ कहते हैं और
हमारे पूरा इंटरव्यू तो देखा ही नहीं होता है, प्रश्न तो सुना ही नहीं होता है, सिर्फ उतना ना पहली लाइन जाननी ना साइड की लाइन जाननी। तो मुझे लगता है ऐसे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ ढूंढ ही रहे हैं कि किस चीज़ को लेकर हम ट्रोल करें। तो मुझे लगता है एक तो फिल्में जो हैं, खासकर किस टाइप की फिल्में हैं, फिर फिल्म इंडस्ट्री जो है इट इज़ ऑल्सो गोइंग डाउन 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 बिकॉज एक जो हमारे जो ऑडियंस होते थे दे आर ड्रिफ्टिंग इनटू sort of, you know, तो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए I personally feel कि this culture of trolling should end, and people should, if they don't like something, they should just pass. And जैसे कहा कि self awareness is very important, but at the same time वो पता नहीं अब रियल पर्सन है जो बोल रहे हैं या AI है, खुद भी उनका क्या स्टैंडर्ड है सेल्फ अवेयरनेस के, वो भी तो इज क्वेश्चनेबल ना, वो खुद क्या करते हैं, क्या। सो ऑल दिस is actually very frivolous to even to comment on, you know. So फिल्म इंडस्ट्री की बात आपने छेड़ी और ये सब के लिए वैलिड है कि दैट लाइक देयर इज लॉट ऑफ कंसर्न इन लास्ट फ्यू इयर्स स्पेशली पोस्ट कोविड दैट्स गोइंग डाउन डाउन। सडनली वन फिल्म कम्स एंड बहुत बड़ी हिट हो जाती है एंड देन पीपल हैव दिस रे ऑफ होप दैट यू नो पीपल आर कमिंग बैक टू थिएटर्स नाउ, एंड देन सडनली उसके बाद फिर यू नो कहते हैं सूखा फिर से वो हो जाता है। Kangana, you have been part for so long and you have given biggest hits. कौन सा एक, जैसे कि बहुत एनालिसिस हो रही है, बट इफ़ आई आस्क योर POV, व्हाट इज़ योर POV, व्हाई यू नो पीपल आर नॉट कमिंग टू थिएटर्स और व्हाई फिल्म्स आर फ्लॉपिंग, जो भी आपको पीपल आर नॉट कमिंग टू थिएटर्स क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा अलग अलग मीडियम्स बहुत हो गए हैं उनके पास, और स्क्रीन जो है छोटी छोटी होते टीवी से वो फ़ोन पे बनते और फ़ोन पे भी आई रिमेंबर आज से 10 साल पहले मैं शेखर कपूर जी के साथ हम कुछ बात चल रही थी फिल्मों को लेकर, तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि एनीबडी कंगना इन फ्यूचर एनीबडी हु हैज़ अ कैमरा विल बी अ डायरेक्टर। तो मैंने उस टाइम पे सोचा ऐसा थोड़ी हो सकता है, एनीबडी कैसे बन सकता है। उन्होंने कहा एनीबडी हु हैज़ अ कैमरा विल बी अ डायरेक्टर। वो आज एक वास्तविकता है, 2-2 मिनट की फिल्में लोग बना रहे हैं, कॉमेडी बना रहे हैं, थ्रिल बना रहे हैं, ट्रेनों पे लटक जा रहे हैं, खाने बना रहे हैं आपको। तो ये एक सच्चाई है बदलते ज़माने की। तो कहीं ना कहीं फिल्में भी अपना वजूद, एक ब्लैक एंड वाइट से फिर कलर्ड आए थे, साइलेंट से टॉकी आया था, फिर उसके बाद में सब डिजिटल होने लगा। अब हम फिल्में भी एक तरह से इवॉल्व होंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि लोग जो हैं वो देख रहे हैं, पर छोटे छोटे अलग अलग डाइवर्ट हो गए हैं मीडियम से। सबसे ज़्यादा एडिक्ट तो मेरे खुद के माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, एडिक्ट टू फेसबुक। सारा दिन फेसबुक जो है देखते रहते हैं। तो इस तरह की अभी हैं चीज़ें, बट होपफुली विल फाइंड अ वे अराउंड इट। But your industry only, आपकी इंडस्ट्री के लोग and big directors and filmmakers, they keep saying that one of the reasons why like when big films do not work, that जो स्टार की जो प्राइस होती है उसमें वो बहुत ज़्यादा होती है एंड वो पूरा इकोनॉमिक्स यू नो बर्बाद कर देती है। देखिए वो तो सही, देखिए वो तो ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट में जब फिल्म नहीं चलेगी तो वैल्यू तो बहुत ज़्यादा लगेगी ना। आप जिस तरह से खर्चे किया करते थे, कभी किसी अगर घर में तो उसकी आमदनी उतनी ना हो तो वो खर्चे छोटे से छोटे भी आप कितना उनको वो करेंगे, छोटे करेंगे। सो हैविंग सेड दैट आई थिंक फिल्म्स नीड टू इवॉल्व एंड एक तरीके से जिस तरह से सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, दे नीड टू कीप इवॉल्विंग देमसेल्व्स। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि हमेशा मुझे जहाँ तक लगता है, मैं इतना मेरा अभ्यास नहीं है इस विषय में, लेकिन जितना भी मुझे समझ में आ रहा है, मुझे एक चीज़ हमेशा लगती है कि हमेशा कोई भी इंसान है वो ये कुछ तो रिलेवेंस ढूंढता है किसी भी कहानी में। कहीं भी हमारा रिलेवेंस है, कहीं हम दिख रहे हैं या कहीं हमें लार्जर दैन लाइफ विजुअल्स दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो रिलेवेंस का एक्सचेंज है सिनेमा की कहानियाँ और कॉमन ऑडियंस, मुझे लगता है कि वो जितना बढ़ता जाएगा ज़्यादा तो मुझे लगता है कि वो उनके लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट रहेगा कि आ जाए। जैसे
भारत भाग्य विधाता हमें दिखता है कि एक हर कोई एक कॉमन औरत, मतलब जो हमारी माँ है या नर्सेस हैं या कोई भी जो कर्मचारी वर्ग है, कोई भी है, वो खुद को रिलेट कर पाएगा उससे। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये रिलेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा वही तो ऑडियंस है हमारा, जो हमारे लिए टिकट निकाल के फिल्म घरों में आएगा। And that's also probably why regional films work better. Work better. क्योंकि वो लोगों से ज़्यादा जुड़ी मिट्टी हुई की होती फिल्में हैं। बोलते हैं ना, अभी जैसे कंगना जी ने कहा साउथ इंडियन फिल्म्स हमको पैन इंडिया अच्छी लगती है, क्योंकि आप देखिए उनके हीरोज कॉमन मैन होते हैं। उनके पुष्पा की बात करें, मजदूर, व्हेन वी हैड अ मजदूर हीरो, लेबरर हीरो, और सारे उनके वैसे ही रहते हैं। इन हिंदी फिल्में भी, इन मिस्टर बच्चन टाइम ही वाज कूली, ही वाज जंजीर, ये सारी फिल्मों तो में वो ना रिलेवेंस जब आएगा, हम अब जैसे अगर कोई हेलीकॉप्टर से आ रहा है, मतलब चॉपर से आ रहा है, तो हम अच्छा ये चॉपर से कैसे आ रहा है, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आएगा कुछ, क्या रिलेवेंस लगेगा। लेकिन वही है कि खुद का, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जितनी बदलती जाए, और ये मुझे लगता है कि वो बहुत मिट्टी से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। आई हैव रेड लॉट अबाउट योर थिएटर एक्सपीरियंस, और जब मैं रिसर्च कर रही थी तो आप लोग भी सब बहुत मंजे हुए कलाकार हैं, बट व्हेन यू वर्क विद अ थिएटर आर्टिस्ट, क्या वो एक अलग आप लोग पिक करते हैं उनसे? मेरा भी काफ़ी थिएटर का बैकग्राउंड रहा है, बट ऑब्वियसली समिता जी जो है ज़्यादा मंजी हुई हैं। आई थिंक ओवरऑल इन्होंने अपने आप को एक इस तरह से ढाल लिया है कि आप इनको देख के ऐसे बता नहीं सकते कि ये थिएटर आर्टिस्ट हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मूवी आर्टिस्ट ही हैं, क्योंकि इनकी जो ऑब्वियसली थिएटर इज़ मोर बॉडी लैंग्वेज ओरिएंटेड, एंड मूवी एक्टिंग इज़ और लेंस ओरिएंटेड, किस लेंस पे आपको कितनी एक्टिंग करनी है। तो इनकी इतनी ज़्यादा सोफिस्टिकेशन है, आई थिंक, जो जैसे कि जिस तरह से इरफान साहब ने जो खुद को ढाला हुआ है, वो फिनांस है थिएटर का, वो तपस्या दिखती है, लेकिन उसके साथ में ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल नेचुरल है, वो नेचुरल बहुत ज़्यादा है। मैं कंगना जी के ये इसको बहुत एक थॉट को, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि थिएटर एक्टर हमेशा कभी फिल्मों में आपको बेस्ट काम करते हुए दिखेगा ही, ऐसे नहीं है, क्योंकि दोनों भी मीडियम जो है वो सच में बहुत ही अलग अलग मीडियम, बहुत अलग मीडियम है। और आपको दिखेगा कि मंझा हुआ थिएटर का सिनेमा का आर्टिस्ट है, वो थिएटर में कर पाएगा ये, तो बहुत ही अलग मीडियम है दोनों। और इसके लिए मुझे लगता है कि वही है कि आप एक तो प्रशिक्षण या फिर बहुत एक्सपीरियंस और ऐसी सारी चीज़ें, जैसे मैं इनके साथ काम करती हुई विद गिरिजा, बहुत थिएटर गिरिजा ने किया हुआ है, ईशा तो एक अलग जॉनर का भी काम करती है। तो मुझे जहाँ तक लगता है हर इसकी रिक्वायरमेंट बहुत अलग होती है, और उसके लिए आपको एक अलग तरह का ट्रेनिंग या फिर एक्सपीरियंस, ये दोनों चीज़ें लेनी ही पड़ती हैं। आप नहीं कह सकते कि थिएटर, आई एम सो सॉरी, डिड आई कट यू? नो, थिएटर की वजह से ना, आई थिंक थिएटर का जो डिसिप्लिन होता है वो एज एन एक्टर रियली हेल्प्स इन व्हेन यू वर्क इन एवरी मीडियम, सो हैविंग दैट बैकग्राउंड रियली हेल्प्स। सो तो भारत भाग्य विधाता का जो ट्रेलर, इसमें तो लाइक ऑल द कमेंट्स एंड रिव्यूज़ दैट आई हैव रेड वो बहुत अच्छे हैं, बट अदरवाइज आप लोग सब सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, एंड a while ago we discussed also that, you know, mindless trolling about all this. आप तो काफ़ी जवाब देती है, नहीं जवाब ट्रोल होती है और जवाब भी देती है, जवाब भी देती है, बहुत एक्सपीरियंस बट क्या पूछना आपसे तो क्या, मैं बाकी लोगों जो शायद उतना ज़्यादा ट्रोल नहीं हुए हैं उनसे मैं पूछूंगी, या कि आप लोग को अगर थोड़ा बहुत भी कभी कोई कुछ लिख दे, तो आप लोग क्या, मतलब दिमाग पर असर होता है, मेंटली परेशान होती हैं? नहीं, मतलब किसी ने भी इस फील्ड में आने से पहले ये तो किसी को नहीं एडवाइस किया होगा कि देखो मतलब बड़े मज़े आएंगे, तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा, तुमको अपने मन की कर, ऐसा तो मतलब अगर आपने अपने आप को किसी पब्लिक पेडेस्टल पर रखा है, तो जैसे आपके हाथ में एक माइक्रोफोन है और बाहर की तरफ स्पीकर्स लगे हुए हैं, वैसे सबके हाथ में एक माइक्रोफोन है और उन सबके स्पीकर्स आपकी तरफ है, तो आप जो बोलेंगे वो सबको सुनाई देगा, वैसे सब जो बोलेंगे वो आपको भी सुनाई देगा। तो आप उसको नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। आप ये तो नहीं कह सकते आपने ऐसा कैसे कहा, आप ये कह सकते हैं कि इस पे मुझे कितना इम्पोर्टेंस देना है, ये आपके हाथ में है। तो मैं कभी कमेंट्स पढ़ती हूँ, कभी नहीं पढ़ती,
लेकिन जब पढ़ती हूँ तो उससे कोई मेरा दिन बर्बाद तो नहीं होता। मतलब इतना ही मेरा एक इम्पोर्टेंस है। सरल इसके ऊपर मैंने मेरा जीवन बहुत सरल है। मराठी में एक कहावत है, दृष्टि आड़ सृष्टि, मतलब आपको दिख नहीं रहा है, आप अज्ञानता में सुख। तो मैंने कभी जीवन में मेरे खुद के डाले हुए फोटो के नीचे के भी कमेंट पढ़े नहीं है। मेरा भाई मुझे फोन करके बोलता है, ताई तू वैसे डिलीट कर सकती है तेरे इसके वाले। मैंने कहा बस उसको बोलना है, उसको बोलने दे, वो बोलेगा तो मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे इट डजंट अफेक्ट, आई डू रीड फॉर फन बट आई जस्ट फील बैड फॉर देम। मुझे लगता है कि जो ऐसा कुछ बुरा लिखता है ना, उनकी लाइफ नहीं है सही, इसीलिए वो इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं इस चीज में। फॉर यू आई विल ट्विक दिस बिकॉज आप इसमें अच्छा, बिल्कुल आपको लगता है कि ये तो खुद मोटी चमड़ी है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने पढ़ने वाला तो व्हाट इज द ट्रिक? बहुत फॉलो करती हूँ मैं आपको, और हम लोग आपकी हर स्टोरी चलाते हुए। बट माई क्वेश्चन टू यू इज दैट हाउ डू यू लाइक मैनेज टू डू सो मेनी थिंग्स? लाइक आप अपना खुद सोशल मीडिया भी, आई थिंक जो भी आपने लिखा है वो आपने खुद लिखा है, तो कोई वो हैंडल नहीं कर रहा है अलग से। देन ऑब्वियसली यू हैव फिल्म्स, यू हैव लॉट ऑफ अदर वर्क, सो इंस्टेंटली आता है। और आप कितनी देर सोचती हैं वो लिखने से पहले जो भी आप लिखते हैं? हाँ, मैंने अपने सोशल मीडिया वालों से छीन लिया था, मैंने क्या इतना रिस्पेक्ट से लिख रहे हो, क्या लेटर लिख रहे हो क्या हेडमास्टर को? ये क्या कैप्शंस हैं, ये क्या कैप्शंस हैं? ऐसा लगता है जैसे जिंदा रहने के लिए अपॉलॉजी मांग रहे हो। सो आई सेड नो, this is not going to go like that. Simple write things. No, I am eating this, so simply write this. क्या है तुम पूरी एक ऐसा लगता है जैसे ऐसे apologetic हो हर चीज़ के लिए। That's not how it's going to work. So obviously, I don't like that kind of. मैं ऐसे घुट-घुट के जीना मुझे पसंद नहीं है। And I think it's not easy to be in public space. ऐसा नहीं होता कि कभी हम ऐसा कुछ नहीं कहते जिस पे हमें खुद शर्मिंदगी नहीं होती या बुरा नहीं लगता, या किसी तरह से हमारा चाहे छोटी सी चीज़ फ़ोटो का कोई एंगल ही हो जाता है, या किस तरह से हमने कभी कुछ स्टाइलिंग की हो या कुछ कहा हो, हमें लगता है ओ दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन, दैट वाज अ रॉन्ग कॉल, आई कुड हैव डन बेटर, ऐसा हमें लगता है। अब उससे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट पढ़ के इज़ डिफरेंट थिंग नो, बट आपको खुद वो आभास हो जाता है। सो उस तरह के दिन होते हैं आपके कि नाउ इट इज़ पब्लिश्ड ऑल ओवर द प्लेस, ना उसका जवाब ना उसका कुछ भी नहीं, वो एक लाइन ऐसा कर दिया, या आई कुड हैव डन बेटर, मेरी उस एंगल से फ़ोटो, वही फ़ोटो सब जगह डाली जा रही है। तो इस तरह की एम्बैरेसमेंट होती है सेलिब्रिटीज़ को कि आपकी जो गलतियां हैं वो इज़ पब्लिश्ड ऑल ओवर द नेशन। पर जहाँ तक कमेंट्स की बात है, नहीं, कमेंट्स आर इररेलेवेंट टू मी, क्योंकि मुझे खुद इतना सेल्फ अवेयरनेस है कि मैं कहाँ आई कुड हैव डन बेटर, आई कुड हैव नॉट डन बेटर। आई डोंट नीड टू नो फ्रॉम देम कि व्हाट आई शुड डू विद माई लाइफ एंड विद माई सेल्फ, माई बॉडी और माई फेस और माई वर्क। तो इतना तो मुझे है कि I may have guides or gurus or people I look up to, my mentors, but it is not in the comment section for sure. So I don't go to them for my life lessons. And I think वो उसी तरह से अच्छा है। But it's not that you are always trolled, you are appreciated also a lot of time. Recently you wrote about ऐश्वर्या, तो आपको तो बहुत तारीफ आपकी हुई थी, आपने उनके सपोर्ट में लिखा। Yeah, but even for praise, you know, I mean, अगर आपको प्रेज से आप इतना खुश होने वाले हैं तो उससे भी आपको, बट हैविंग सेड दैट, अगर जिसको मैं जानती हूँ, जिससे मेरे कोई इमोशन जुड़े हुए हैं, उनका कोई भाव मेरे तक पहुँचता है तो उससे मुझे एक भावनात्मक उसकी एक रिस्पॉन्स आता है। जिनको मैं जानती नहीं हूँ वो किस तरह के लोग हैं, वो किस तरह के, वो इस तरह है, इस तरह के हैं भी कि उस लायक हैं कि उनके भावों के प्रति मैं भाव ना रखूँ। आप मुझे आज कह रहे हैं कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया, मुझे अब आपके काम की लिस्ट के लिए भी तो एक रिस्पेक्ट होना चाहिए ना, तब तो ना आपका रिस्पेक्ट मुझे मैटर करेगा। आप कौन हैं, आपने क्या किया अपनी ज़िंदगी में? तो वही बात होगी कि कोई टीचर है जिसने, ये तो मेरा फेवरेट टीचर है, ये टीचर सही टीचर है, लेकिन एक कोई है जो खुद तो पास हुआ नहीं है, कभी स्कूल गया नहीं है और खुद तुमको नंबर दे रहा है, आपको उसके प्रति कोई भाव नहीं, चल तूने नंबर दिया, डाला बैग में, हाँ ठीक है, अच्छा गुड गुड वेरी गुड, बट अंदर ही अंदर तो आप खुश नहीं है ना, अंदर ही अंदर। अब आप कैसे इवोक करेंगे उसको कि नहीं मुझे खुश होना है, मुझे भी तो एक इससे नंबर मिला जो कभी स्कूल ही नहीं गया। तो ये लोग जो हैं ऑब्वियसली दे आर, अभी वो जनरेटेड है, AI जनरेटेड हैं कि रियल लोग हैं, इसकी कोई वैलिडेशन नहीं है, लेकिन जैसे परस्पर कोई बात होती है, आप मुझे कुछ कहेंगे या इस तरह से करेंगे, हम 90s के लोग हैं, हम पुराने ज़माने के लोग हैं, हमें अभी भी लोगों से ही फ़र्क पड़ता है हमें AI से नहीं कुछ फ़र्क पड़ता है। वैभव सूर्यवंशी अब इंडियन टीम में हैं,
Oh, good for him. Yes, Very good. I He's the think youngest player. yeah. Indian. इस पे एक गजल है, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। आगे क्या था? मेरे प्यार को अमर कर दो, इस रीत को बदल कर तुम मेरी प्रीत अमर कर दो। ऑल द बेस्ट। Yes. But have you मतलब आपने तो देखा होगा उनका कुछ खेल या फिर उनके बारे में तो इतना कुछ लिखा जा रहा है so. एक्चुअली हम लोग के पास टाइम नहीं होता है क्रिकेट देखने का, बट नॉट टू डिस्करेज वेरी ब्राइट young man rather, to say that we don't have time to watch his matches. We really wish him the best. Thank you so much. Thank you.